जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप अभी तक के सारे लेक्चर्स आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, और अगर आपने सभी लेक्चर्स को अच्छी तरह से देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इसका मतलब ये है दैट नाउ इफ समवन आस्क व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देन यू कैन टेल दिस इजीली दैट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्रीमेंट दैट इज वेल एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आप अच्छी तरह से अब यह भी बता सकेंगे कि अगर किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स का उस एग्रीमेंट के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। और याद रहे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में जो है काफी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मेंशन हैं जिनकी प्रेजेंस किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। हाउएवर सेक्शन 10 के अलावा भी और भी ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिक्र करता है। However, those essential elements are not exactly written in section 10. वो जो essential elements हैं उनका भी किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उनकी भी प्रेजेंस जो है वो एग्रीमेंट में होना जरूरी होती है। तो ये हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ लिया था, सभी एसेंशियल एलिमेंट्स को एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया था। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने ना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर किया था। हमने समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ कैसे क्लासिफाई किए जा सकते हैं। फिर हमने स्टडी किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह से बन रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। और लास्टली कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में हमने देखा था कि इफ नथिंग रिमेन्स पेंडिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट देन सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, and if still the performance is going on then the contract will be called as executory contract. executory में भी हमने समझा था 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहां तक हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको एक बार मॉड्यूल में यहां तक अच्छी तरह से डिटेल में चीजों को समझना है। देखिए, आप जब मॉड्यूल उठा करके पढ़ेंगे ना तो आपको एग्जाम्पल में, वैसे मैंने आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज का एग्जाम्पल दिया है, बट आपको थोड़े से केसेस वगैरह भी जो है इन बिटवीन पढ़ने को मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उन केसेस को एक बार खुद से पढ़िए, समझिए। डेफिनेटली अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है किसी एग्जांपल में या किसी केस में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर उसको पूछ सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल से ज्यादा बेटर है कि आप प्रेफर करिएगा कि आप मुझे व्हाट्सएप करें। अगर एग्जैक्टली कोई रिटर्न टेक्स्ट है जिसका एज अ डाउट आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसकी पिक खींच के मुझे भेज देना या अपना वॉइस नोट आप भेज देना। ओके, तो मैं चाहता हूं कि एक बार तो आप सारे एग्जांपल्स और सारे केसेस को पढ़ें, उसे पढ़ करके समझने की कोशिश करें। हाउएवर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस है, जैसे कार्बोलिक स्मोक बॉल वर्सेस लेडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉर्पोरेशन का एक केस हम पढ़ेंगे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का हम एक केस पढ़ेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अपन आफ्टर द चैप्टर हम बहुत डिटेल में अलग से भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपके सामने केसेस आते हैं, आप एक बार खुद से पढ़िए। जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं उन कंसेप्ट्स के बेसिस पर इन केसेस में क्या हो रहा है इसे समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आज ना हम लोग पढ़ने वाले हैं, टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टडी के ऑफर क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यह बात समझी थी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? एग्रीमेंट करना पड़ता है। इससे आप लोग सब जो है एग्री करेंगे कि इफ वी वांट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक एन एग्रीमेंट। और हमने यह भी समझा था कि एक एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट असल में किसी ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है। जब भी कोई ऑफर दिया जाता है और उस ऑफर को अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है तो यह क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि यार अगर अल्टीमेटली हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है ना तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहली स्टेज क्या होगी? सबसे पहली स्टेज होगी कि एक ऑफर दिया जाएगा। फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट द इनिशियल एंड द वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप इज गिविंग एन ऑफर। सबसे पहले क्या दिया जाएगा? एक ऑफर दिया जाएगा। जब उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तब जाकर के वो एग्रीमेंट बनेगा, और वो एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट हाउएवर द वेरी 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 फर्स्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर। सबसे प्रथम जो चरण है, जो सबसे पहला स्टेप है
वो आपका ऑफर है। और आज हम यही समझने वाले हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की नजर में ऑफर क्या है और ये ऑफर कितने टाइप का होता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर कि देखो क्या होता है ना, जब भी हमें कोई एग्रीमेंट करना है तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम ऑफर दे रहे हैं, तो जो पर्सन ऑफर देता है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ऑफरर, जिसे ऑफर दिया जाता है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ऑफरी। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफरी बोलते हैं। ऑफरर को अल्टरनेटिवली प्रपोजर भी कह सकते हैं और जो ऑफरी है उसे अल्टरनेटिवली प्रपोजी भी कह सकते हैं। ओके, तो ऑफर देने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? द पर्सन हु विल गिव द ऑफर विल बी कॉल्ड एज ऑफरर, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड विल बी कॉल्ड एज ऑफरी। गॉट इट? अब देखिए कि जब भी कोई ऑफर दिया जाता है ना, तो ऑफर का भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑफर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑफर किसे दिया गया है इसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो ऑफर कैसे दिया जा रहा है, शब्दों का इस्तेमाल करके दिया जा रहा है या इंप्लाइडली दिया जा रहा है, कैसे वो ऑफर दिया जा रहा है, इसके बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यही समझेंगे कि ऑफरर के द्वारा दिया गया ऑफर कितने टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफर। मैं स्क्रीन पर से खुद को गायब कर लेता हूं ताकि आप थोड़ा सा और बेहतर ढंग से पूरा व्यू ले सके और अच्छी से समझ सके। देखिए थोड़ा सा ना एग्जैक्टली चार्ट अच्छे से नहीं बना हुआ है आपके आईसीआई के मॉड्यूल में, सो दैट्स वाई मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑफर का अलग से एक चार्ट बना करके सारी कहानी समझाता हूं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज ये देखेंगे कि ऑफर कितने टाइप में क्लासिफाई हो सकता है। ओके, चलिए ध्यान देना। तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी राइटिंग अच्छी रहे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए मैं जो भी कुछ लिख रहा हूं। देखिए हम ऑफर को कितने तरह से क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे ऑफर को ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरी। जो ऑफर है वो किसे दिया जा रहा है, जो ऑफर है वो किसे दिया जा रहा है, द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, इसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे एंड दैट क्लासिफिकेशन विल बी कॉल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरी। ओके, देन इसके बाद हम देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, देन इसके बाद हम देखेंगे कि किसी ऑफर को उसके फॉर्मेशन के तरीके पर कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। सो सेकेंड वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑफर कैसे बनाया गया, ऑफर कैसे दिया गया, इसके बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट वी विल स्टडी। एंड तीसरा जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे दैट इज, इसको भी यार अलग पेन से ही लेते हैं ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। ओके, चलिए तीसरा क्लासिफिकेशन लेंगे। आप ये चार्ट जो है अपने रजिस्टर में बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑफर। नेचर ऑफ ऑफर। ओके, तो तीन तरह से ऑफर को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरी। ऑफर किसे दिया जा रहा है इसके बेसिस पर, ऑफर कैसे दिया जा रहा है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इसके बेसिस पर, और लास्टली हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑफर। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरी ऑफर को कितने टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है।
देखिए जब हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑफर ही बात करते हैं ना, तो ऑफर मुख्य रूप से इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ऑफर में आइदर बी जनरल ऑफर और इट मे बी स्पेसिफिक ऑफर. पहले स्पेसिफिक ऑफर की बात करते हैं. ऐसा ऑफर जो ऑफरर ने किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया है, दैट ऑफर विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक ऑफर, और स्पेशल ऑफर भी हम स्पेसिफिक ऑफर को बोलते हैं. तो क्या होता है स्पेसिफिक ऑफर? ऑफर विच इज मेड टू अ स्पेसिफिक और स्पेशल पर्सन ओनली, दैट ऑफर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ऑफर. इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन ओनली एक्सेप्ट द ऑफर. जिसे ये ऑफर दिया जा रहा है, जो स्पेसिफिक ऑफर होता है, तो जिसे ये ऑफर दिया जा रहा है, सिर्फ वही उस ऑफर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है. ओके जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं. सपोज मैं ना एक्सक्लूसिवली किसी एक स्टूडेंट को से मैं सुशांत को जो है ये ऑफर देता हूं कि सुशांत, मैं अपना ना मोबाइल बेचना चाहता हूं और मैं 5,000 रुपए में अपना मोबाइल बेचने के लिए तैयार हूं, तुम खरीदोगे क्या? तो ये ऑफर मैंने स्पेसिफिकली किसको दिया है? दिस ऑफर बाय मी वाज स्पेसिफिकली मेड टू सुशांत ओनली. ये सुशांत को दिया है मैंने ऑफर. तो इसे एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ सुशांत ही एक्सेप्ट कर सकता है. सपोज सुशांत की जगह सैयद आ जाता है 5,000 रुपए लेकर के कि सर ये पकड़ो 5,000 और मुझे अपना मोबाइल दो. तो क्या मैं सैयद को अपना मोबाइल बेचने के लिए बाइंडेड हूं? द क्लियर आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज मेरा जो ऑफर था ना वो स्पेसिफिक ऑफर था, और मैंने स्पेसिफिकली ऑफर किसको दिया था? सुशांत को दिया था. तो जो स्पेसिफिक ऑफर होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, और उस पर्टिकुलर पर्सन के अलावा दूसरा कोई उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. सो दैट टाइप ऑफ ऑफर इज बेसिकली कॉल्ड एज स्पेसिफिक ऑफर. अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं. तो मैं इस बात को लिख लेता हूं यहां पे. ओके तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरी, तो मैंने बताया कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा? दैट इज स्पेसिफिक ऑफर. और मैंने आपको यह भी बताया कि स्पेसिफिक ऑफर को हम स्पेशल ऑफर भी कह सकते हैं. और क्या खास बात है? दिस ऑफर is made to a particular person only. Made to a particular person only, and only that person can accept the offer. ये जो ऑफर है स्पेसिफिकली किसी एक ही व्यक्ति को दिया गया है, और वही जो स्पेसिफिक पर्सन है सिर्फ वही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता. तो इस तरह का ऑफर क्या कहलाता है? स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है. ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अपन. ओके देखिए दूसरे तरह का ऑफर होता है ऑन द बेसिस ऑफ, जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरी, जब हम बात करते हैं तो सेकेंड टाइप का जो ऑफर होता है वो होता है, ये तो हमने देखा स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर, जो कि खास व्यक्ति को दिया जा रहा है और वो खास व्यक्ति इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. दूसरा क्लासिफिकेशन होता है जनरल ऑफर. अब ये जनरल ऑफर क्या होता है? ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज. ऐसा ऑफर जो कि पब्लिक को दिया गया है, दैट ऑफर इज कॉल्ड एज जनरल ऑफर. और जनरल ऑफर को एनीवन इन द पब्लिक बाय फुलफिलिंग द कंडीशंस मेंशन्ड इन द ऑफर कैन एक्सेप्ट इट. और इस ऑफर को कोई भी जो है वो क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली सुशांत को ऑफर देने की बजाय सपोज मैं एक जनरल स्टेटमेंट देता हूं, या मैं अभी स्क्रीन पर एक ऑफर लिख देता हूं कि मैं अपना मोबाइल 5,000 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं, आप में से जो भी खरीदना चाहे वो मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए डलवा दे. जिसका पैसा सबसे पहले आएगा उसको मैं अपना मोबाइल 5,000 रुपए में बेच दूंगा. तो ये जो ऑफर मैंने अभी दिया, क्या मैंने ये स्पेसिफिकली किसी एक व्यक्ति को दिया है? द क्लियर आंसर इज नो. ऐसा तो नहीं है. ये ऑफर तो मैंने सबको ही दिया है. जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एवरीवन इज गेटिंग दिस ऑफर.
सो दिस टाइप ऑफ ऑफर विल बी कॉल्ड एज जनरल ऑफर। अब जनरल ऑफर को ना कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, बस आपको करना क्या है, ऑफर में मेंशन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना है। तो आप में से जो भी सबसे पहले मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए डाल देगा वो मेरे ऑफर का एक्सेप्टेंस दे देगा, वो मेरा ऑफर ही बन जाएगा और मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंड हो जाऊंगा। सो दिस टाइप ऑफ ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज and the offer which can be accepted by anyone by fulfilling the terms and conditions of the offer, this offer is called as general offer। इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल ऑफर बोलते हैं। जनरल ऑफर का ना एक केस भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कभी, और ये केस इंग्लिश लॉ का केस है, मतलब इंग्लैंड में हुआ था ये केस। हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में पढ़ते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द केस रेफरेंसेस जो हम पढ़ रहे होते हैं वो इंग्लिश लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। या फिर अंग्रेजों के टाइम पर जो भी कोर्ट ने कई केसेस के अंदर फैसले लिए उन्हीं केसेस को एज अ रेफरेंस कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको यूज किया जाता है। तो ये जो जनरल ऑफर है इससे रिलेटेड एक केस है, दैट केस इज वर्सेस लेडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कॉर्पोरेशन। ये जो केस था ये लेडी कार्लिल और कार्बोलिक स्मोकबॉल कॉर्पोरेशन जो कि एक मेडिसिन कंपनी थी उनके बीच का एक केस था। केस में हुआ ऐसा था कि कार्बोलिक स्मोकबॉल कॉर्पोरेशन ने एक बार अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकाला। एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने कहा कि हमारी मेडिसिन को हमारे बताए गए तरीके से जो भी कोई इस्तेमाल करेगा उसे कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होने वाला। तो आप हमारी मेडिसिन खरीदिए और इसे हमारे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करिए, यू विल नेवर कॉट इन्फ्लुएंजा। ओके, मतलब आप इन्फ्लुएंजा मीन सर्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं होने वाला। तो लेडी कार्लिल ने उस एडवर्टाइजमेंट को देख करके कार्बोलिक स्मोकबॉल कॉर्पोरेशन की दवाई खरीदी। दवाई खरीदने के बाद उन्होंने बताए गए तरीके से कंज्यूम भी करी, लेकिन उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। तो जब उन्हें इन्फ्लुएंजा हुआ तो उन्होंने कंपनी के ऊपर क्या किया, कंपेंसेशन के लिए केस फाइल कर दिया। अब जब कंपनी के ऊपर कंपेंसेशन के लिए केस फाइल हुआ तो कंपनी का कोर्ट में कंटेंशन ये था कि भाई हम तो जानते ही नहीं है लेडी कार्लिल कौन है, तो जब हम इन्हें जानते ही नहीं तो हमारा इनके साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट, हमारा इनके साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि हम इन्हें कंपेंसेशन देने के लिए लायबल हों। तो जज का ये डिसीजन आता है कि भैया देखो आपने स्पेसिफिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट लेडी कार्लिल के साथ नहीं किया है, लेकिन आपने अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट दिया था दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ जनरल ऑफर। ये क्या कहलाता है, जनरल ऑफर कहलाता है। तो वो एक जनरल ऑफर था और इस जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करके। तो लेडी कार्लिल ने आपकी दवाई को आपके बताए गए तरीके से इस्तेमाल किया, तो उन्होंने आपके ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, भाई आपके बीच के जो ऑफर का एक्सेप्टेंस हुआ एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट लेडी कार्लिल को बुखार नहीं आना चाहिए था। अगर लेडी कार्लिल को बुखार आया है तो भैया यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन ब्रीच हुई है और आप लेडी कार्लिल को कंपेंसेशन देने के लिए लायबल है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो ऑफर था वो स्पेसिफिक ऑफर नहीं था, वो एक तरह का क्या था, आपका जनरल ऑफर था। तो सेकेंड टाइप का जो ऑफर होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरी, दैट ऑफर विल बी कॉल्ड एज जनरल ऑफर। ओके, तो जनरल ऑफर क्या होता है, हियर वी विल राइट इट लाइक दिस, द ऑफर which is made to public at large is called as general offer। और जनरल ऑफर के साथ विशेष बात क्या है, anyone can accept general offer by fulfilling its term or some condition। कोई भी जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर के अंदर मेंशन टर्म या कंडीशन को पूरा करके। सो दिस टाइप ऑफ ऑफर विल बी कॉल्ड एज जनरल ऑफर। और केस रेफरेंस में हमने देखा लेडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कॉर्पोरेशन। चलिए ध्यान देना, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन
कोई ऑफर कैसे फॉर्म हो रहा है, कोई ऑफर कैसे दिया जा रहा है, इसके बेसिस पर भी ऑफर को क्लासिफाई किया जा सकता है। थोड़ा सा दूर लिखना चाहिए था मुझे, बट ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ज्यादा कुछ हमें यहां पे नहीं लिखना है। ओके, ध्यान देना, कोई ऑफर कैसे दिया जा रहा है, इसके बेसिस पर जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। तो कोई ऑफर कैसे दिया जा रहा है, जब इसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग एन ऑफर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ गिविंग एन ऑफर, या फॉर्मेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। दो तरह का ऑफर हो सकता है, एक्सप्रेस ऑफर एंड द इंप्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? ऐसा ऑफर जहां पर हम वर्ड्स का यूज करते हैं, ऑफर विच इज मेड बाय यूजिंग वर्ड्स, दैट ऑफर इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सप्रेस ऑफर। और ऐसा ऑफर जहां पर बिना शब्दों का इस्तेमाल किए बाय कंडक्ट आपने किसी को कुछ ऑफर कर दिया है, तो फिर इसे इंप्लाइड ऑफर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे पास सीए फाउंडेशन पढ़ने के लिए आए, इसके लिए हमने पहले आपको एक्सप्रेसली वर्ड्स का यूज करके आपको ऑफर किया कि भाई हम सीए फाउंडेशन का कोर्स जो है वो इस पर्टिकुलर फीस के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो बताइए। तो यहां पर हमने ऑफर देते समय एक्सप्रेसली एक्सप्रेस ऑफर दिया है, हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, तो ये ऑफर तो क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगा। इंप्लाइड ऑफर का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आपको याद होगा, मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको एक एग्जाम्पल दिया था इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जहां पर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े थे अपना लगेज लेकर के, और एक कुली आता है और कुली आकर के आपका सामान उठा लेता है। तो कुली का आकर के सामान उठाना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंप्लाइड ऑफर गिवन बाय कुली, कि वो आपका लगेज आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा और बदले में आपसे पैसे लेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, स्टेशन पे कुली है तो एक रेम्यूनरेशन के बदले में ही वो ये काम करेगा। तो कुली ने जो ऑफर दिया है यहां पर, उसने आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने आकर के आपका लगेज उठा लिया। तो ये जो ऑफर कुली ने आपको यहां पे दिया है, this offer will be called as implied offer, which is made by conduct of the party, which is given by conduct of the, or you can say action of the party. इसी तरह से आप कह सकते हैं, बस स्टैंड पर बस खड़ी हुई है, तो वो बस भी इंप्लाइडली ऑफर कर रही है, कुछ कह नहीं रही, लेकिन वो इंप्लाइडली ऑफर कर रही है कि भाई आप आकर के मेरे में आकर के बैठो, मैं आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगी, ठीक है ना। तो दिस द बस एट द बस स्टैंड इज इंप्लाइडली ऑफरिंग कि वो अपने पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं वर्ड्स का यूज नहीं है, बट ये एक वैलिड ऑफर क्रिएट हो रहा है, और इस तरह के ऑफर को हम क्या बोलते हैं? इंप्लाइड ऑफर बोलते हैं। क्लियर है ये बात? थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, हालांकि जगह कम है, बट आई विल मैनेज। तो जब हम यार इसको ना फॉर्मेशन की जगह अपन ज्यादा बेहतर होगा अगर अपन इसकी जगह लिखें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ गिविंग ऑफर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ गिविंग ऑफर की जब हम बात करते हैं, तो पहला क्लासिफिकेशन बनेगा आपका एक्सप्रेस ऑफर। मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं? वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। वर्ड्स में आइदर बी ओरल और इट में बी रिटन। और सेकेंडली इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड ऑफर में we are giving offer by conduct of party, or we can say by action of party. So this type of offer will be called as implied offer. Okay, अब बात करते हैं तीसरी क्लासिफिकेशन की, and this third classification is on the basis of nature of offer. देखिए, जब हम नेचर ऑफ ऑफर की बात करते हैं तो हम ऑफर को कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? ध्यान देना, जब हम नेचर ऑफ ऑफर की बात करते हैं तो ये सारे ऑफर हमारे सामने होते हैं। these three one, not the first two, these three one, the counter offer, the cross offer and the standing offer. क्या है ये? ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूं।
तो पहला जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑफर वो है आपका काउंटर ऑफर। अब ये काउंटर ऑफर क्या होता है भाई? देखिए, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है और सामने वाली पार्टी उस ऑफर को एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करने की बजाय उस पर कोई कंडीशन लगा देती है, तो फिर ये ऑफर जो है, वो जो एक्सेप्टेंस सामने वाला दे रहा है ना, उसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, उल्टा उस कंडीशनल एक्सेप्टेंस की वजह से एक और नया ऑफर काउंटर में क्रिएट हो जाता है। एंड दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ काउंटर ऑफर, वी कैन से। यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है? काउंटर ऑफर क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं इसे। फॉर एग्जाम्पल, सुशांत को मैंने बोला कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए में अपना मोबाइल बेचने चाहता हूं, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो बताओ। तो ये मेरा ऑफर था सुशांत को, दैट आई वांट टू सेल माय मोबाइल इन 5,000 रुपीज। अब सुशांत क्या करता है? सुशांत इस ऑफर को एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करने की बजाय कहता है कि सर मैं आपका मोबाइल खरीद तो लूंगा, लेकिन आप अपने मोबाइल की बॉडी चेंज करा के दो। तो क्या यह कहा जा सकता है कि सुशांत ने मेरा ऑफर एब्सोल्युटली एक्सेप्ट कर लिया है? ऑब्वियसली नॉट। उल्टा सुशांत के इस कंडीशनल एक्सेप्टेंस देने के कारण एक काउंटर ऑफर क्रिएट हो गया है। मतलब उल्टा सुशांत की तरफ से मेरे को एक ऑफर मिल गया है कि मैं अपना मोबाइल अगर मुझे बेचना है सुशांत को, तो मुझे कैसे बेचना होगा? 5,000 रुपए में बेचना होगा और उसकी बॉडी चेंज करा के बेचना होगा। नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट कि मैं इस काउंटर ऑफर के लिए तैयार हूं या नहीं हूं। गेटिंग दिस थिंग? तो मैंने ऑफर दिया था सुशांत को कि यार मैं अपना मोबाइल तुम्हें 5,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। सुशांत ने उसे प्रॉपरली एक्सेप्ट करने की बजाय उसमें कंडीशन लगा दी कि सर मैं खरीद तो लूंगा अगर आप बॉडी चेंज करा के दो। तो ये उल्टा मुझे क्या मिल गया? काउंटर ऑफर मिल गया। अब मुझे देखना है कि मैं बॉडी चेंज करा के 5,000 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटर ऑफर। एक बात का ध्यान रखना, यहां पर अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। मैंने ऑफर दिया था, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है साफ तौर पे, उसके अंदर एक कंडीशन लगा करके और क्या जनरेट किया गया है? काउंटर ऑफर जनरेट किया गया। तो अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। हाँ, अगर मैं तैयार हो जाऊं कि ठीक है चलो मैं 5,000 रुपए में बॉडी चेंज करा के तुम्हें अपना मोबाइल देने के लिए तैयार हूं, तो हम बोल सकते हैं कि अब जाकर के ऑफर का एक्सेप्टेंस होने पर एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। ओके, नेक्स्ट ध्यान देना। तो काउंटर ऑफर के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं। काउंटर ऑफर के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन से व्हेन एन ऑफर is accepted conditionally, it creates counter offer. It creates counter offer. Okay, just a second. इस लाइन को मिटा देते हैं। चलो इसी से मिटाते हैं। हो गया। ओके, तो व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड कंडीशनली इट क्रिएट्स काउंटर ऑफर। कहाँ गया भाई? हटाओ इसको भी। और मैं एक काम करता हूँ यार, इसको ना ब्लैक इंक से लिखने की बजाय लेट मी राइट दिस विथ सम अनदर इंक। लेट्स राइट इट विद ग्रीन। तो काउंटर ऑफर मैंने लिखा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आप लोगों की स्क्रीन पे। ओके, सो व्हेन एन ऑफर is accepted conditionally, it creates counter offer। जब एक ऑफर को कंडीशनली एक्सेप्ट किया जाता है तो इससे क्या जनरेट होता है? काउंटर ऑफर जनरेट होता है। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर की बात करते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, क्रॉस ऑफर। अब देखिए क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर होता है कि
जब भी दो आइडेंटिकल ऑफर्स को एक ही समय पर दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ना व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूं सुशांत को, दैट सुशांत आई वांट टू सेल माय मोबाइल फोन फॉर प्राइस ऑफ ₹5,000, विल यू बाय? ये ना मैं क्या कर रहा हूं? व्हाट्सएप कर रहा हूं सुशांत को। सुशांत भी सेम ही समय पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके भी दिमाग में आता है कि यार मुझे सर का ना मोबाइल खरीद लेना चाहिए 5,000 रुपए में। तो सुशांत भी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है कि सर मैं आपका मोबाइल आपसे 5,000 रुपए में खरीदना चाहता हूं, बेचोगे क्या? कोइंसिडेंटली सेम टाइम पर मैं भी वो व्हाट्सएप मैसेज सुशांत को भेजता हूं और सुशांत भी वो व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजता है। तो मैंने सुशांत को ऑफर दिया और सुशांत ने मुझे ऑफर दिया और हमारा ऑफर बिल्कुल क्या है? सेम टू सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो ये जो ऑफर होता है, दिस ऑफर विल बी दिस सिचुएशन हियर वी विल से कि किस तरह के ऑफर्स हुए हैं? क्रॉस ऑफर्स हुए। When two identical offers are exchanged at the same point of time between the parties, then it is called as cross offer। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर बोलते हैं। अगेन आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि जब क्रॉस ऑफर बनता है, मतलब जब क्रॉस ऑफर दिया जाता है तो कोई अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। मैंने भी ऑफर दिया है सुशांत को और सुशांत ने भी मुझे ऑफर दिया है, लेकिन अभी तक ना तो मैंने सुशांत का ऑफर एक्सेप्ट किया है ना ही सुशांत ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया। तो अभी तक हम बोलेंगे कि क्या नहीं क्रिएट हुआ है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, तो क्रॉस ऑफर के अंदर हम क्या लिखेंगे? हियर वी विल राइट कि क्रॉस ऑफर क्या है? व्हेन टू आइडेंटिकल ऑफर्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द पार्टीज। जब दो आइडेंटिकल ऑफर्स पार्टीज के बीच में एक्सचेंज किए जाते हैं तो फिर ये सिचुएशन कहलाती है क्रॉस ऑफर। एंड नाउ द थर्ड वन, दैट इज क्वाइट सिंपल, ध्यान देना। तीसरा है आपका स्टैंडिंग ऑफर। अब स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है साहब? आसान है काफी। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? एक ऐसा ऑफर जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए वैलिड है। अगर उस टाइम के अंदर अंदर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। इस तरह का अगर ऑफर कोई दिया गया है तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग ऑफर बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई गारमेंट कंपनी है, ठीक है ना, वो एक ऑफर निकालती है कि अगर आप बिफोर 31 मार्च हमसे कपड़ा खरीदने के लिए आएंगे तो वी विल गिव 50% ऑफ, ठीक है ना। तो ये एक तरह का क्या कहलाएगा? स्टैंडिंग ऑफर कहलाएगा। या मैं भी सपोज कहता हूं कि मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं और अगर आप अगले 1 घंटे के अंदर अंदर विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 आवर अगर आप मुझसे मोबाइल खरीदने के लिए हाँ भरते हैं तो मैं आपको 50% ऑफ दूंगा। मैं 5,000 का मोबाइल आपको 2,500 में दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप अगले 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में 2,500 रुपए जमा करवाएं। तो ये जो मैंने आपको ऑफर दिया है ये भी क्या कहलाएगा? एक तरह का स्टैंडिंग ऑफर कहलाएगा, क्योंकि ये कितने समय के लिए वैलिड है? ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 1 आवर। और जो गारमेंट कंपनी ने ऑफर दिया था वो भी क्या कहलाएगा? आपका स्टैंडिंग ऑफर कहलाएगा, क्योंकि वो भी कब तक के लिए वैलिड है? जस्ट फॉर द पीरियड ऑफ, यू कैन से कि अगर हम अभी की बात करें तो मार्च चल रहा है तो कुछ दिनों के लिए वैलिड है। 31 मार्च से पहले पहले आपको जो है खरीदना होगा गारमेंट कंपनी से सामान, तभी आपको वो पर्टिकुलर ऑफर अवेल होगा। तो इस तरह का ऑफर जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड होता है, इस तरह का ऑफर कहलाता है स्टैंडिंग ऑफर। ओके, चलिए ध्यान देना। तो स्टैंडिंग ऑफर के अंदर भी लिख लेते हैं अपन, इसमें भी लिख लेते हैं व्हाट आर स्टैंडिंग ऑफर? ऑफर्स which are valid only for a period of time, only for a period of time, such offers are called as standing offer। इस तरह के ऑफर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑफर्स बोलते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने अभी समझ लिया है अच्छी तरह से कि जब हम ऑफर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑफर को 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है।
सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरी, ऑफर किसको दिया जा रहा है इसके बेसिस पर आप ऑफर को क्लासिफाई कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरी की जब हम बात करते हैं तो ऑफर को हम दो तरह से क्लासिफाई किया कर सकते हैं, द स्पेसिफिक ऑफर एंड द जनरल ऑफर। हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है, जब कोई ऑफर एक व्यक्ति विशेष को टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली दिया जाता है, देन दिस टाइप ऑफ ऑफर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ऑफर। इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर। The second one is general offer. In case of general offer, offer is made to the public at large, and anyone from the public can accept that general offer by accepting the terms and conditions. Second basis हमने पढ़ा on the basis of mode of giving offer, या एक ऑफर कैसे बन रहा है इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। On the basis of mode of giving offer की जब हम बात करते हैं तो ऑफर में either be classified as express और implied। एक्सप्रेस ऑफर में हमने पढ़ा था ऐसा ऑफर जो कि वर्ड्स का यूज करके दिया जाता है, ऐसा ऑफर कहलाता है आपका एक्सप्रेस ऑफर। हमने आपसे कहा कि यार सीए फाउंडेशन हमारे पास पढ़ोगे क्या आप, तो ये ऑफर क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगा। वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। अगर कोई ऑफर बिना शब्दों का इस्तेमाल किए दिया जा रहा है तो ऐसा ऑफर क्या कहलाएगा, इंप्लाइड ऑफर कहलाएगा। अब बिना शब्दों के दैट मींस आइदर बाय सम कंडक्ट और बाय सम एक्शन ऑफ द पार्टी वो ऑफर दिया जा रहा है। कुली का स्टेशन पे आकर के आपका लगेज उठाना इंप्लाइड ऑफर है। बस स्टैंड पर बस का खड़े रहना, ठीक है, ये भी अपने आप में एक इंप्लाइड ऑफर है कि बस आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट, आप टिकट खरीद करके बस में जाकर के बैठ सकते हैं। तो इस तरह के ऑफर्स क्या कहलाते हैं, जो कि बाय कंडक्ट या बाय सम एक्शन दिए जाते हैं, इंप्लाइड ऑफर कहलाते हैं। और तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑफर। नेचर ऑफ ऑफर की जब हमने बात करी तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा काउंटर ऑफर। ओके, तो मेरे ख्याल काउंटर ऑफर आप लोगों को समझ में आ गया है। ऐसा ऑफर जहां पर ऑफरी एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस देने की बजाय, मतलब एज इट इज ऑफर को एक्सेप्ट करने की बजाय कोई कंडीशन लगा देता है। तो जब कंडीशन लगा दी जाती है तो कंडीशन लगाने से एक काउंटर ऑफर जनरेट होता है, जो अब ऑफरर को देखना है कि उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैंने कहा मैं अपना 5,000 में मोबाइल बेचना चाहता हूं, सुशांत को मैंने ऑफर दिया। सुशांत ने कहा सर मैं खरीद तो लूंगा लेकिन आप बॉडी चेंज करा के दोगे तो ऑफरी ने कंडीशनल यहां पर एक्सेप्टेंस देते समय लगाने की कोशिश की है, इससे काउंटर ऑफर जनरेट हो गया और अब मुझे देखना है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। काउंटर ऑफर के बाद दूसरा हम लोगों ने देखा क्रॉस ऑफर। जब दो लोग बिल्कुल एक जैसा ऑफर एक दूसरे से एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सचेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर बोलते हैं। मैंने सुशांत को व्हाट्सएप किया कि मैं अपना मोबाइल 5,000 में बेचना चाहता हूं, सेम टाइम पर सुशांत ने भी मुझे व्हाट्सएप किया कि वो मुझसे मेरा मोबाइल 5,000 में खरीदना चाहता है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर्स, जैसे हम क्रॉस ऑफर्स बोलेंगे। ध्यान रहे अभी तक कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने के लिए जरूरी है या तो मैं सुशांत का ऑफर एक्सेप्ट करूं या फिर सुशांत मेरा ऑफर एक्सेप्ट करे। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑफर हमने देखा, दिस इज काउंटर ऑफर, सॉरी नॉट काउंटर ऑफर, द थर्ड वन इज, तीसरा क्या था बच्चों बताओ, तीसरा था आपका स्टैंडिंग ऑफर। द थर्ड वन इज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर ऐसा ऑफर जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वैलिड होता है, जब वो टाइम लैप्स हो जाता है तो वो ऑफर भी खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग ऑफर। मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, अगले 1 घंटे में अगर आपने मुझसे मेरा मोबाइल परचेस किया तो 5,000 की जगह मैं सिर्फ 2,500 रुपए में आपको दूंगा, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 1 घंटे के लिए ही वैलिड है। तो दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग ऑफर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात अच्छी तरह से आप लोगों को। तो ये हम लोगों ने अच्छी तरह से आज डिटेल में पढ़ लिया है कि ऑफर कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि जो आईसीआई का मॉड्यूल है उसमें आप देख सकते हो कि क्लासिफिकेशन थोड़ा मतलब इतना अच्छे से नहीं दे रखा है। सो दैट्स वाई जो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन लिखवाया है, आप इस क्लासिफिकेशन को देखते हुए ऐसा का ऐसा आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस थोड़ी सी राइटिंग खराब है, मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को, लेकिन स्टिल मैंने बोल करके आपको समझाया, या पॉज करके आप थोड़ा जूम इन जूम आउट करके जो है
एज इट इज जो मैंने चीजें लिखाई है इसको आप लिख सकते हैं, तो काफी शॉर्ट फॉर्म में आपके पास नोट्स की तरह जो है ये टॉपिक आ जाएगा। ओके चलिए, तो आज इतना ही पढ़ते हैं अपन। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से एक ऑफर को कैसा होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि ऑफर का एक्सेप्टेंस जो है, जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या मेंशन्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, यहां तक आप लोग अपने मॉड्यूल को उठा करके और उसमें से अच्छे से पढ़ लीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो यू कैन डिस्कस विद मी। ओके चलिए, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, सिया, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।